तो आज हम मुगल साम्राज्य के एक बहुत लंबे दौर की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो नोट्स है वो 1526 से लेकर मतलब 1857 तक 300 से भी ज्यादा सालों के इतिहास को समेटे हुए हैं। और हमारा मकसद सिर्फ तारीखें और नाम दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये साम्राज्य बना कैसे, अपने चरम पर कैसे पहुंचा और सबसे जरूरी वो कौन सी दरारें थीं जिनकी वजह से ये इतना विशाल ढांचा बिखर गया। बिल्कुल, ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे एक तुर्क मंगोल परंपरा ने हिंदुस्तान की जमीन पर आकर यहाँ के प्रशासन, कला और तहजीब पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी हमें दिखती है। हाँ, तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। तो शुरुआत होती है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से। उसके बारे में सबसे दिलचस्प बात जो हमारे नोट्स में वो है उसकी विरासत। मतलब पिता की तरफ से वो तैमूर का वंशज था और माँ की तरफ से चंगेज खान का। हाँ, ये तो दो बहुत अलग और आप कह सकती हैं ताकतवर सैन्य परंपराओं का संगम है। और इसका असर हमें 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में साफ दिखता है। भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था वो। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया, लेकिन सवाल ये कि कैसे? लोधी की सेना तो बहुत बड़ी थी। यही तो पॉइंट है। हमारे नोट्स बताते हैं कि बाबर ने दो ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जो हिंदुस्तान के लिए एकदम नई थी। एक तो तोपखाना, हाँ। और दूसरी तुलुगमा युद्ध नीति। ये तुलुगमा ये आखिर थी क्या? तुलुगमा एक तरह की आप कह सकती हैं कि चक्रव्यूह स्ट्रैटेजी थी। इसमें सेना को कई हिस्सों में बांटा जाता था। एक हिस्सा सामने से लड़ता था और दो हिस्से, जिन्हें तुलुगमा कहते थे, वो दाएं और बाएं से घूमकर दुश्मन को पीछे से घेर लेते थे। अच्छा। अब सोचिए, लोधी की सेना सामने से लड़ रही है और अचानक उन पर तोपों से गोले बरसने लगते हैं। एक ऐसी आवाज और तबाही जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। हाँ, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा रहा होगा। बिल्कुल। और जब वो इस सदमे से उभरने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी पीछे से बाबर के घुड़सवार उन पर टूट पड़ते हैं। ये सैन्य रणनीति और नई तकनीक का एक घातक मिश्रण था। लोधी इसके लिए तैयारी नहीं था। तो वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जीत भी थी। लेकिन क्या बाबर सिर्फ एक बेरहम योद्धा ही था? हमारे नोट्स में उसे कलंदर की उपाधि मिलने का भी जिक्र है। और यही बात बाबर को खास बनाती है। कलंदर का मतलब होता है जो दिल खोलकर दान करे। खानवा की लड़ाई जीतने के बाद उसने अपनी सेना और लोगों में इतनी दौलत बांटी कि उसे ये उपाधि मिली। अच्छा। और कमाल की बात यह है कि इन सब लड़ाइयों के बीच उसे लिखने पढ़ने का भी शौक था। उसने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी खुद तुर्की भाषा में लिखी। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ तलवार का ही नहीं, कलम का भी धनी था। तो बाबर ने तो एक मजबूत नींव रख दी, लेकिन क्या उसका बेटा हुमायूं उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी कर पाया? हमारे नोट्स तो उसके दौर को काफी नाटकीय बताते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हुमायूं का पूरा जीवन ही उतार चढ़ाव से भरा था। वो बाबर की तरह एक कुशल सेनापति नहीं था और मतलब अपने भाइयों के विद्रोह से भी हमेशा परेशान रहा। हमारे नोट्स में एक बड़ी अजीब बात लिखी है हुमायूं के बारे में, उसका ज्योतिष प्रेम। मतलब एक बादशाह जो अपनी सल्तनत बचाने की जंग लड़ रहा है, वो इस बात पे ध्यान दे रहा है कि आज कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं। ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता? हाँ, ये उसके व्यक्तित्व का एक दिलचस्प पहलू है, लेकिन शायद उसके सितारे वाकई गर्दिश में थे। शेरशाह सूरी नाम के एक अफगान सरदार ने उसे पहले 1539 में चौसा, हाँ, और फिर 1540 में कन्नौज की लड़ाई में बुरी तरह हराया। हुमायूं को अपनी जान बचाकर ईरान भागना पड़ा और अगले 15 साल उसने निर्वासन में गुजारे। तो ये जो 15 साल का मुगल ब्रेक था, जब शेरशाह सूरी का शासन आया, इसकी क्या अहमियत है? उसने तो सिर्फ 5 साल ही राज किया। लेकिन उन 5 सालों में शेरशाह ने वो काम किए जिनका असर आज तक है। उसने प्रशासन को पूरी तरह बदल दिया। जमीन नापने के लिए सिकंदरी गज का इस्तेमाल शुरू किया। अच्छा, ये वही रुपया है? जी हाँ, ये वही रुपया है जो आज हमारी करेंसी है। उसने सड़कें आजम, जैसे आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, उसकी मरम्मत करवाई। एक तरह से उसने उस प्रशासनिक मशीनरी की नींव रखी जिसे बाद में अकबर ने और बेहतर बनाया। और जब हुमायूं 1555 में वापस लौटा, हाँ, तो क्या वो अपने साथ कुछ नया लेकर आया? हाँ, वो अपने साथ फारसी कला और वास्तुकला का प्रभाव लेकर आया। दिल्ली में बना उसका मकबरा इसका बेहतरीन उदाहरण है। इसमें पहली बार दोहरे गुंबद यानी डबल डोम का इस्तेमाल हुआ। अच्छा। जिसने इमारत को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से भव्य बनाया। इसी वजह से इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। तो यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर,
लेकिन उसके शुरुआती शासन में मतलब 1560 से 62 तक ये पेटीकोट सरकार का जिक्र मिलता है। ये क्या था? अहम अन्नागा और उनके परिवार का प्रशासन पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। लेकिन अकबर ने जल्द ही सत्ता की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। और फिर उसने जो सुधार किए उन्होंने साम्राज्य की शक्ल ही बदल दी। जैसे 1562 में दास प्रथा को खत्म करना और 1564 में जजिया कर को हटाना। हाँ, ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़े और प्रगतिशील कदम थे। लेकिन हमारे नोट्स में ये दीन ए इलाही का भी जिक्र है, तो क्या ये वाकई कोई नया धर्म था या कुछ और था? ज्यादातर इतिहासकार इसे धर्म नहीं मानते, वो इसे एक तरह का सूफी पंथ या रॉयल कल्ट मानते हैं। इसका मकसद कोई नया धर्म बनाना नहीं था, बल्कि अकबर के प्रति वफादारी को एक आध्यात्मिक रूप देना था। अच्छा, मतलब राजनीति को धर्म से जोड़ने की कोशिश। हाँ, एक बहुत ही चतुर कोशिश जिसका आधार था सुलह कुल, यानी सबके साथ शांति। ये तो हुई सामाजिक सुधार की बात, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए प्रशासनिक ढांचा भी तो चाहिए होगा। हमारे नोट्स में मनसबदारी प्रणाली पर बहुत जोर दिया गया है। ये थी क्या और इतनी खास क्यों थी? एक्चुअली इसे अकबर का मास्टर स्ट्रोक कहना गलत नहीं होगा। ये सिर्फ एक मिलिट्री सिस्टम नहीं था, ये एक तरह का रॉयल ग्लू था जिसने पूरे साम्राज्य को एक साथ जोड़ कर रखा। मतलब? देखिए, इससे पहले जागीरदार अपनी जमीन और सेना को अपनी निजी संपत्ति समझते थे, जिससे हमेशा विद्रोह का खतरा बना रहता था। मनसबदारी ने इस रिश्ते को बदल दिया। अब आपका पद, आपकी तनख्वाह, आपकी हैसियत सब कुछ सीधे बादशाह से जुड़ा था। तो एक तरह से सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हो गया। बिल्कुल, आपको एक मनसब यानी रैंक दिया जाता था, जिसके हिसाब से आपको घुड़सवार रखने होते थे। इसने एक बिखरे हुए सामंती ढांचे को एक सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य में बदल दिया। तो अकबर ने साम्राज्य को एक प्रशासनिक मशीन की तरह बनाया। तो क्या उसके बेटे जहांगीर ने उसी विरासत को आगे बढ़ाया या उसका झुकाव किसी और तरफ था? जहांगीर ने प्रशासन को तो वैसे ही चलने दिया, लेकिन उसका असली जुनून था कला में, खासकर चित्रकला में। उसके दौर को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अच्छा। वो खुद कला का इतना बड़ा पारखी था कि कहते हैं कि एक ही पेंटिंग में अगर अलग अलग कलाकारों ने काम किया हो तो वो बता सकता था कि चेहरा किसने बनाया है और हाथ किसने। वाह! और उसने न्याय के लिए जंजीरें आदल भी लगवाई थी, है ना? जी, आगरा के किले में कोई भी आम इंसान उस जंजीर को खींचकर सीधे बादशाह से न्याय की गुहार लगा सकता था। हमारे नोट्स में जहांगीर के दौर की एक और खासियत का जिक्र है, पिएट्रा ड्यूरा तकनीक। ये सुनने में तो बस एक सजावट की तकनीक लगती है, इसमें खास क्या था? ये सिर्फ सजावट नहीं थी, ये शक्ति और दौलत का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था। सोचिए, उस दौर में कीमती पत्थर मंगवाना और उन्हें इतनी बारीकी से तराश कर संगमरमर में जड़ना। हाँ, ये तो बहुत महंगा काम रहा होगा। बिल्कुल, ये मुगलों का दुनिया को ये बताने का तरीका था कि हमारी दौलत और कला का कोई मुकाबला नहीं है। इसकी पहली झलक हमें नूरजहां द्वारा बनवाए गए एतमाउद दौला के मकबरे में मिलती है। और अगर जहांगीर ने कला को इस स्तर पर पहुंचाया तो उसके बेटे शाहजहां ने तो इसे एक अलग ही पैमाने पर पहुंचा दिया। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या इस शानो शौकत की कोई कीमत भी चुकानी पड़ रही थी? बिल्कुल, शाहजहां का दौर मुगल वास्तुकला का शिखर था, लेकिन ये बहुत खर्चीला भी था। शाही खजाने पर बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा था और यहीं पर हमें साम्राज्य के पतन के बीज दिखने लगते हैं। शाहजहां के बीमार पड़ते ही उसके बेटों में गद्दी के लिए खूनी जंग छिड़ गई। ये सोचना भी अजीब है कि जिस शाहजहां ने प्यार की निशानी के तौर पर ताजमहल बनवाया, उसी के बेटे एक दूसरे के खून के प्यासे थे। खासकर सामूगढ़ की लड़ाई का जिक्र है। हाँ, जिसमें औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को हराया। और ये लड़ाई सिर्फ एक पारिवारिक त्रासदी नहीं थी, ये साम्राज्य के लिए एक आपदा थी। कैसे? इसमें दोनों तरफ से साम्राज्य के सबसे बेहतरीन सेनापति और सैनिक मारे गए। इसने शाही परिवार को तो बांटा ही, साथ ही साम्राज्य के बेशकीमती संसाधन भी बर्बाद कर दिए। इस जंग ने साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया। और यहीं से औरंगजेब का दौर शुरू होता है। एक बहुत ही जटिल और विरोधाभासी शासक। एक तरफ उसके समय में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचा, दूसरी तरफ उसकी नीतियां बहुत विवादित रहीं। हाँ, इस विरोधाभास को समझना जरूरी है। औरंगजेब एक बहुत ही कट्टर सुन्नी मुसलमान और एक कुशल सेनापति था। उसने दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतों को जीतकर साम्राज्य को उसकी भौगोलिक सीमा के चरम पर पहुंचा दिया। लेकिन उसकी धार्मिक नीतियां,
वो अकबर की सुलह कुल से बिल्कुल अलग थीं। एकदम उल्टी थी। या फिर सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को शहीद करवाना। लेकिन हमारे नोट्स उसकी दक्कन नीति को मुगल साम्राज्य का नासूर कहते हैं। ऐसा क्यों? ये सबसे अहम बिंदु है। मराठों को काबू में करने के लिए औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी नहीं लगभग 25 साल दक्कन में ही गुजार दिए। 25 साल? हाँ, और ये कभी न खत्म होने वाली जंग बन गई। अब सोचिए 25 साल तक साम्राज्य का पूरा ध्यान, सबसे बेहतरीन सेनापति और सारा पैसा दक्कन में लगा रहा। तो उत्तर भारत में क्या हो रहा था? वही तो, उत्तर भारत में जो साम्राज्य का दिल था, वहां प्रशासन ढीला पड़ गया। स्थानीय गवर्नर और जमींदार मनमानी करने लगे। औरंगजेब दक्कन जीतते जीतते अनजाने में उत्तर भारत हार रहा था। और खजाना भी खाली हो गया होगा। लगभग खाली हो गया। इस जंग ने साम्राज्य की कमर तोड़ दी। औरंगजेब की मौत के बाद तो जैसे पतन बहुत तेजी से हुआ। परवर्ती मुगल शासकों के तो नाम ही बड़े मजेदार हैं। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख। ये उपाधियां उस दौर की हकीकत बयान करती हैं। औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाता। और एक और बड़ी समस्या पैदा हो गई थी, जागीरदारी संकट। वो क्या था? मतलब मनसबदारों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उन्हें देने के लिए जागीरें यानी जमीनें कम पड़ गई थीं। इससे दरबार में गुटबाजी और असंतोष बढ़ने लगा। साम्राज्य अंदर से खोखला हो चुका था। और फिर 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी। हाँ, ईरान के शासक नादिर शाह का हमला एक बहुत बड़ा झटका था। उसने दिल्ली में भयानक कत्लेआम किया और यहाँ से बेशुमार दौलत लूट कर ले गया, जिसमें शाहजहां का बनवाया हुआ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी शामिल थे। तो समले ने एक तरह से मुगल सत्ता के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। बिल्कुल, ये साफ हो गया कि अब दिल्ली का बादशाह सिर्फ नाम का शासक रह गया है। तो इस पूरे उतार चढ़ाव के बाद अगर हम मुगल साम्राज्य की विरासत को देखें तो वो क्या है? प्रशासन के क्षेत्र में मनसबदारी और भूमि राजस्व की व्यवस्था एक बहुत बड़ी देन थी। अकबर के समय भूमि को उसकी पैदावार के हिसाब से 4 हिस्सों में बांटना, पोलज, परौती, चाचर और बंजर, ये जमीन को समझने का एक बहुत साइंटिफिक तरीका था। और साहित्य? साहित्य में फारसी भाषा में लिखे गए ग्रंथ जैसे अबुल फजल की आईन अकबरी या दारा शिकोह का उपनिषदों का अनुवाद सिर्र अकबर उस दौर की बौद्धिक समृद्धि को दिखाते हैं। कला के क्षेत्र में भी एक दिलचस्प विरोधाभास का जिक्र है। औरंगजेब ने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन नोट्स बताते हैं कि वो खुद एक बहुत अच्छा वीणा वादक था। और यही उस दौर की जटिलता है। सार्वजनिक जीवन में वो एक कट्टर शासक था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसे कला से लगाव था। ये दिखाता है कि इतिहास को सिर्फ काले और सफेद में नहीं देखा जा सकता। तो हमने देखा कि कैसे बाबर ने एक साम्राज्य की नींव रखी, अकबर ने उसे प्रशासनिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत किया, शाहजहां ने उसे कला के शिखर पर पहुंचाया, और फिर औरंगजेब की नीतियों और बाद के शासकों की कमजोरियों ने उसे पतन की ओर धकेल दिया। सही कहा। ये कहानी सिर्फ जीत और हार की नहीं, बल्कि एक मिली-जुली संस्कृति, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, उसके विकास की भी है। और इस संस्कृति का असर आज भी भारत की कला, वास्तुकला, भाषा और यहाँ तक कि हमारे खान पान में भी जिंदा है। बिल्कुल सही कहा। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि मुगल साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन उनके द्वारा स्थापित की गई प्रशासनिक और राजस्व प्रणालियों जैसे रुपया या जमीन का वर्गीकरण का आज के भारतीय उपमहाद्वीप के शासन तंत्र पर कितना गहरा असर बाकी है?